हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के लिए इतिहास एंड हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके 2022 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 2022 में हम लोग का टारगेट है कि 400 प्लस नंबर लाना है। ठीक है, इतना हम लोग का टारगेट है, तो आप लोग इस टारगेट को लेकर चले। और व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जा करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट हो जाए। यहाँ पे क्या होगा कि मैं जितना भी बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा पीडीएफ में वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ ले पाएंगे। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जितना जल्दी हो सके ज्वाइंट हो जाए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, राजगृह की नगर वधु का नाम था। राजगृह की नगर वधु का क्या नाम था? राजगृह यानी राजगृह क्या है? तो राजगीर को ही राजगृह कहा जाता है। तो राजगृह की नगर वधु का क्या नाम था? अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वहां पर जाकर के आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो राजगृह की नगर वधु का क्या नाम था? और कहीं पे भी हो सकता है कि राजगीर की नगर वधु का क्या नाम था। राजगीर का ही नाम है राजगृह। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज ना रहे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है सालवती, यानी कि राजगृह की नगर वधु का क्या नाम था? तो सालवती था। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है, वास्तविक जो सुकर्म है वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है। क्या है कि वास्तविक सुकर्म वह है जिसमें प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है। किसने लिखा है, यानी कि इसको किसने लिखा है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है कौटिल्य, यानी कि कौटिल्य जो है उन्होंने लिखा है कि वास्तविक जो सुकर्म है वह है जिसमें प्रजा सुखी हो और प्रसन्न हो। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। यानी कि जिस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य का काल था उस वक्त कलिंग की राजधानी कौन सा था? कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है तोसाली। तोसाली जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। कलिंग की राजधानी कौन सा था? तो तोसाली था। तोसाली कलिंग की राजधानी थी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। आप लोग इतना याद रखें। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? आर्यभट्ट जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है पटना। देखिए, आर्यभट्ट जो थे वो पटना के ही निवासी थे। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है लौह युगीन नगर। लौह युगीन नगर, यानी कि द्वितीय नगरीकरण के नगरों को लौह युगीन नगर कहा जाता है। आप लोग इसे भी याद रखें। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? भारत का जो प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख है वो कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है, चलिए, भारत का जो प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख है वो ऑप्शन नंबर सी है भोगजाई कोई का अभिलेख। भोगजाई कोई का जो अभिलेख है वो भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, मेघासनेज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? मेघासनेज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है सेल्यूकस। सेल्यूकस, ठीक है, यानी कि जो मेघासनेज था वो सेल्यूकस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। यानी कि जो सेल्यूकस थे वो यूनानी शासक है। ठीक है, आप लोग याद रखें, मेघासनेज जो थे वो सेल्यूकस के यूनानी शासक है के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है 13वें शिलालेख में। ठीक है, कलिंग युद्ध का जो है वर्णन वो 13वें शिलालेख में किया गया है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहान किस शासक के काल में भारत आया? चीनी यात्री है फाहान, वो किसके शासन में भारत आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है विक्रमादित्य,
यानी कि जो चीनी यात्री हैं फाहान, वो विक्रमादित्य के शासक के काल में भारत आए थे। ठीक है, विक्रमादित्य के शासक के काल में ही भारत आया था चीनी यात्री कौन? फाहान। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, मेघासनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? मेघासनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि मेघासनीज चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय शासक के दरबार में आया था। ठीक है, मेघासनीज किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख है? किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है एरन अभिलेख। यानी कि एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, बाणभट्ट की रचना का दंबरी में किस शासन काल का वर्णन किया गया है? बाणभट्ट की रचना है दंबरी, तो दंबरी में जो है वो किस शासन काल का वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है हर्षवर्धन। यानी कि जो बालकृष्ण भट्ट की रचना है दंबरी, उसमें हर्षवर्धन शासन काल का वर्णन किया गया है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? गुप्त जो संवत है कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, और 319 से 20 ईस्वी के बीच में इसको शुरू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 319 से 320 के ईस्वी के बीच किया गया था गुप्त संवत की शुरुआत। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, पंचतंत्र की रचना किसने किया? पंचतंत्र की रचना किन्होंने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है विष्णु शर्मा। यानी कि जो विष्णु शर्मा थे उन्होंने ही पंचतंत्र की रचना की थी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देखिए कुमारगुप्त। यानी कि जो कुमारगुप्त हैं वो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखें। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल है जिसे स्वर्ण काल कहलाता है, यानी स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है गुप्त काल। यानी कि जो भारतीय इतिहास का गुप्त काल है उसे स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप याद रखें। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है 8। यानी कि जो है अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का जो है वहाँ पे वर्णन किया गया है। कहाँ पे? तो अर्थशास्त्र में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18 नंबर, और ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। यानी कि अर्थशास्त्र की जो रचना की गई थी वह 3री शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन ऐसे हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है हेन सांग। हेन सांग जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है समुद्रगुप्त। यानी कि समुद्रगुप्त जो है वो शासक हैं जिनको उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट हो जाएं। अगर आप लोग चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के साथ, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी कन्फ्यूजन है, डाउट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।